जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ। एक मुलाकात एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम अपनी कम्युनिटी की उन तमाम पर्सनैलिटी से आपको मुखातिब करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, अपनी ज़िंदगी में कई अचीवमेंट्स हासिल की और आज हमारे साथ एक मुलाकात में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। रेडियो उड़ान इकलौता रेडियो स्टेशन, इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो कि दृष्टिहीन लोगों द्वारा चलाया जाने वाला इंटरनेट बेस्ड रेडियो स्टेशन है। आज इस पर्सनैलिटी से हम आपको मुखातिब करवा रहे हैं। भारत में पहली बार रेडियो उड़ान पर आपको उन तमाम कम्युनिटी मेंबर्स को जानने का मौका मिला है जिन्होंने लंबे अरसे से संघर्ष किया, सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ नहीं लेकिन अपने साथियों की जिंदगी के लिए भी। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत उस समय की जिस समय ना टेक्नोलॉजी थी, ना अवेयरनेस थी, ना रिसोर्स थे और ना रिजर्वेशन थी। आज हमारे साथ भारत के पहले दृष्टिहीन दर्शन शास्त्री प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके नाम से मुखातिब हैं, लेकिन इनकी जीवन के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को नहीं मालूम है जो आज हम एक्सक्लूसिव एक मुलाकात में उनसे जानेंगे। तो सीधा रुख करते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा जी से, जो कि फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया एमए में, जिन्होंने तमाम अवार्ड्स हासिल किए, चाहे वो बिरला फाउंडेशन की ओर से हो या हिंदी संस्थान द्वारा हो। ये कृष्णा मेमोरियल नाम के अवार्ड्स एआईसीवी में चला रहे हैं जो हर साल दिए जाते हैं और एक नया अवार्ड भी ये शुरू करने जा रहे हैं। तो इनकी जीवन की कहानी, इन्हीं की जुबानी प्रोग्राम एक मुलाकात में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। और आजकल आप जानते हैं कि ये नगर पाकिस्तान में है जी, और मेरी दृष्टिहीनता आरंभ हो गई 1 साल से पहले ही। उन दिनों आप जानते हैं कि चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम थी और मेरे पिताजी बहुत ही साधारण रेलवे कर्मचारी थे और इसीलिए शायद बहुत अच्छी चिकित्सा मुझे नहीं मिल पाई और मैंने 9-10 महीने की उम्र में ही अपनी दृष्टि खो दी थी। जहां तक बचपन का सवाल है, हाँ जी कहिए। नहीं बोले कंटिन्यू करें। हाँ, मैं बता रहा था जहां तक बचपन का सवाल है, मैंने अपनी शिक्षा आरंभ की थी कराची स्कूल फॉर द ब्लाइंड में। ये भी आप जानते हैं शायद पाकिस्तान में है जी। और मैं वहाँ कुछ महीने रहा। वहाँ से मैंने थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, ब्रेल सीखी और सबसे बड़ी बात जो मैंने वहाँ सीखी वो थी स्वावलंबन की। वहाँ पर हर बच्चे को अपनी सारी चीजें स्वयं संभालने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ तक कि हम अपने बर्तन भी अपने पास रखते थे और बर्तनों को साफ करना भी हमारा काम था बच्चों का। कोई हमारे लिए बर्तन साफ नहीं करता था और फिर हमें खाने के लिए वो बर्तन स्वयं ले जाने पड़ते थे। तो इस तरह से मैंने बहुत बचपन से ही आत्मनिर्भरता का पाठ सीखा था जो मेरे साथ हमेशा बना रहा और आज भी बना हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि आज वे सभी काम स्वयं करता हूं जो मैं कर सकता हूं। इनके लिए मेरे लिए दूसरों की सहायता लेना अनिवार्य ना हो। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपने शो की बिगिनिंग में ही लिसनर्स को बताई है कि किस तरह आप इस एज में भी एक्टिव हैं। मैं लिसनर्स को बता दूं, डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा जी, इन्हें गोल्ड मेडल मिला था यूनिवर्सिटी में एमए के पश्चात और इन्होंने इसमें डॉक्टरेट की फिलॉसफी में। ये अध्यक्ष भी रहे फिलॉसफी डिपार्टमेंट में 3 साल के लिए, लेकिन हर काम के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा जी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सर, आपसे थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आपने बताया उस समय में जागरूकता नहीं थी, ज़्यादा चिकित्सा भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो ये कैसे आपके पेरेंट्स इतने जागरूक थे कि उनको पता था कि ब्लाइंड जो
व्यक्ति है वो भी पढ़ लिख सकता है। ये कराची स्कूल के बारे में कैसे पता लगा उन्हें, कराची ब्लाइंड स्कूल के बारे में? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारे पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे और काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन दिनों 10वीं भी काफी अच्छी शिक्षा मानी जाती थी और उन्होंने ये निश्चय किया हुआ था कि वे मुझे मेरे भाइयों पर निर्भर नहीं रहने देंगे किसी भी तरह से और पढ़ाएंगे जरूर। तो क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे वो बहुत ही छोटा सा कस्बा था, तो फिर उन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखी थी, कुछ स्कूलों के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी, तो उसमें से अमृतसर ने उनको जवाब दिया। तो मैं इस तरह से अमृतसर भेज दिया गया शिक्षा के लिए। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा वास्तव में हुई वो अमृतसर में हुई और जहाँ तक मुझे याद आता है ये 1945 या 45 में आरंभ हुई थी। भारत विभाजन से पहले मैं 2-3 साल रहा और फिर भारत विभाजन के बाद 2-3 साल और रहा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि वहां से मैंने कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया और न मिल पाया मुझे। बस मैंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वही मेरे साथ रही। जी, मेरा बहुत सौभाग्य है डॉक्टर साहब कि मेरे को तमाम आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है, चाहे वो रस्तोगी सर हो, खन्ना सर हो। आपकी लाइफ के बारे में मुझे बड़ी नज़दीकी से जानने को मिलता है, आपके बारे में बातें, कोल सर से बहुत बातें आज सुनने को मिलती हैं। तो सर ये बताएं कि जैसा मुझे मालूम है कि आपने हर बात के लिए स्ट्रगल किया और ये स्वाभाविक है उस टाइम पे जब कुछ नहीं था। तो ये फिलोसफी विषय का चयन जो आपने किया, ये आपने कैसे सोचा? क्योंकि उस समय म्यूजिक का ज्यादा लोग म्यूजिक ही करते थे और खास तौर पे पंजाब में एक धारणा थी म्यूजिक को लेके। तो ये फिलोसफी कैसे आपने सब्जेक्ट चूज किया? ऐसा है जी कि मेरे बचपन में एक खास चुनौती रही। मेरे माता पिता को लोग अक्सर कहा करते थे कि ये करेगा क्या, इसको तो कुछ दिखाई नहीं देता, ज्यादा से ज्यादा 2-4 आने कमा लेगा, इसको आप मिरासियों के पास भेज देना और वो उनके साथ, ये मिरासी लोग जो ढोल वगैरह बजाते थे तो उनके साथ आप लगा देना। और कुछ लोगों ने ये भी कहा आर्य समाज के, इसे आप आर्य समाज को दे देना, वो बेशक बनाएंगे। तो इन सारी चीजों को मैंने चुनौती के रूप में लिया और मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जो बिल्कुल अलग हो और जो इनकी धारणाओं से बिल्कुल एक दूसरी स्थिति मैं बना पाऊं अपनी। तो बस उसी से मैंने इस चुनौती को प्राप्त किया, स्वीकार किया और आरंभ किया अपनी शिक्षा का। तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि मैंने 1954 में सबसे पहले 10वीं की परीक्षा पास की। उससे पहले मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था। एक प्रधान अध्यापक जो मेरी शिक्षा से प्रभावित थे, उन्होंने 8वीं का प्रमाण पत्र दे दिया था। तो मैंने 10वीं पहली परीक्षा दी। आपने फिलॉसफी के बारे में पूछा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आरंभ से ही ये निश्चय किया हुआ था कि मुझे कुछ ऐसा विषय लेना है जो जीवन से संबंधित हो। तो मेरी रुचि उन दिनों साहित्य, मनोविज्ञान और दर्शन, इन तीनों में थी। तो हिंदी साहित्य और इंग्लिश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य मैंने BA तक पढ़ा और उसी समय मैंने दर्शन शास्त्र भी पढ़ा। एक बात आपको खास बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने स्कूल की अवस्था से ये निश्चय कर लिया था कि मुझे कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ये मेरा एक लक्ष्य था निश्चित। तो अब जब मैंने ये लक्ष्य बनाया तो इसमें एक समस्या आई। आप जानते हैं कि मैं स्वयं तो लिख नहीं सकता था और उन दिनों कंप्यूटर नाम की कोई चीज होती नहीं थी। अच्छा, अब मैं किसी से लिखवाता तो प्रश्न ये उठा कि मैं यदि साहित्य में MA करता हूँ, अंग्रेजी या हिंदी में, तो वहाँ जो मेरा राइटर है, जो मेरा लेखक है, वो जो गलतियां करेगा वो मेरी ही मानी जाएंगी।
तो उसके लिए मुझे क्या अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। मैंने ये फिर निश्चय किया कि मैं ऐसे विषय में MA करूं और ज्यादा मुझको नहीं दिया जाता, तो मैंने दर्शन शास्त्र चुना। और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि आगरा विश्वविद्यालय उन दिनों का भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जी। उसको मैंने 1960 में अपने विषय में न केवल प्रथम श्रेणी प्राप्त की, बल्कि उस पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। वो MA फर्स्ट क्लास का एकमात्र फर्स्ट क्लास दिया उसने सारे आगरा विश्वविद्यालय में उस विषय में। तो यहाँ से मेरी एक तरह से शिक्षा समाप्त हुई, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई थी क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। फिर मैंने कुछ समय सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन कार्य किया, वहाँ साइकोलॉजी पढ़ाता था। और उसके बाद आगरा कॉलेज जहाँ से मैंने टॉप किया था वहाँ पढ़ाता था। फिर एक बात ये भी आप जानते होंगे कि उन दिनों नेट नाम की कोई परीक्षा नहीं होती थी जी। ऐसी स्थिति में UGC उन लोगों को छात्रवृत्ति देता था जिसको वो लोग JRF कहते हैं, जो कम से कम प्रथम श्रेणी प्राप्त करते थे MA में। तो फिर UGC ने मुझे ये छात्रवृत्ति दी और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ PhD किया। जी सर, ये बताएं कि उस समय आपने इतनी मेहनत की, जैसे तमाम चैलेंजेस आपको आप बता रहे हैं, और आप जैसी छवियां ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो निरंतर हमें मोटिवेट करती रहती हैं कि जब उस समय में ऐसा हो सकता था तो अब क्यों नहीं। तो सर, लेकिन क्या आपकी एडमिशन को लेके जब आप मेन स्ट्रीम में गए तो उसमें क्या आपको एडमिशन में लोगों ने हिचकिचाहट दिखाई, या आप किस तरह आपकी एडमिशन में कोई स्ट्रगल वहां पे भी आपको करना पड़ा? बड़े संघर्ष हुए, बहुत ज्यादा संघर्ष हुए। जब मैं ये MA अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके वहाँ गया अगर आगरा कॉलेज में BA के लिए, तो वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट थे कहने लगा जी हमारा कॉलेज तो 1823 में स्थापित हुआ था, आज तक कोई व्यक्ति नहीं आया है, तो हम इतना ही कर सकते हैं कि आपके पिताजी लिख कर दें कि अगर ये शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहा तो हम हटा लेंगे। तो वहां से झगड़ा शुरू हुआ। मैंने कहा मेरे पिताजी ने बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं लिख के दे देता हूँ। मैंने कहा पिताजी हम कुछ भी लिख के नहीं देंगे, मैं अपने कॉलेज में टॉप करके आया हूँ और मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा और इस कॉलेज में करूंगा। तो मैंने प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने मुझे रजिस्ट्रार के पास भेजा, वहां विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार ने उनको पत्र लिखा कि हम तो दृष्टिहीन व्यक्तियों को विशेष रियायतें देते हैं, थोड़ी बहुत सुविधाएं भी देते हैं, आप इनको क्यों रोक रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आगरा कॉलेज में प्रवेश किया और तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी दिन उनके कॉलेज का नाम रोशन करूंगा और अपने विषय में पूरे विश्वविद्यालय में टॉप करूंगा। तो ये स्थितियां, संघर्ष हमेशा शिक्षा के लिए बना रहा। बातचीत का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक और लौट के सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. रेडियो उड़ान पर मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। क्या आप रूबरू होना चाहते हैं फिल्म जगत की लेटेस्ट खबरों से?
जानना चाहते हैं किसका हो रहा है ब्रेकअप, या फिर किसने किसको किया है टेकअप? कौन सी मूवी है इस हफ्ते की ब्लॉकबस्टर, या किसकी जेब को लग रहा है चूना? इन सभी खबरों के लिए बी विद मी एवरी सैटरडे 7 to 8 PM एंड रीवेबकास्ट एवरी संडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, जो उस समय की जो परीक्षा प्रणाली थी, तो कुछ जो कराची ब्लाइंड स्कूल जो अमृतसर में उस समय था, तो उस समय में और आज के समय में अगर आपसे मैं जानना चाहूं क्या बदला है स्कूलों में, तो आप किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसा है कि कुछ स्कूल तो बदले हैं और कुछ नहीं बदले हैं। जैसे मैं आपको 2 स्कूलों को उदाहरण दूंगा। आप चंडीगढ़ में आकर स्कूल देखिएगा। चंडीगढ़ में स्कूल लगभग उन्हीं स्थितियों में है जो आज से 80-90 साल पहले के स्कूल होते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसकी कार्यकारिणी में भी उसका प्रिंसिपल भी उसका सदस्य नहीं है। सारे ब्रिगेडियर, कर्नल और ये लोग अपना बैठ के निर्णय करते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स वगैरह लगा देते हैं। एक तो ये स्कूल है। दूसरे कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, जैसे हमारे अपने गुड़गांव में स्कूल है, वहाँ आप देखें प्रयोगशाला भी है और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। हालांकि वो केवल 8वीं तक है। मैंने वहाँ स्वयं करीब 4-5 वर्ष ये शिक्षा दी बच्चों को 8वीं तक। मैं अंग्रेजी पढ़ाता था वहाँ। तो कुछ स्कूल जरूर बदले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और कुछ नहीं बदले हैं। ये अपनी अपनी लोगों की विचारधारा है, उसके अनुसार वो स्कूलों में काम कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जब आपने पहली बार गोल्ड मेडलिस्ट बने तो आपकी किस तरह का रिएक्शन था? एक सिंपैथी भरा रिएक्शन था तब भी, जहाँ वाकई बहुत एक इम्पैथी वाला एक रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का, समाज का, और क्या मीडिया ने उस समय कोई आप पर स्टोरी की उस समय में लोगों को मोटिवेट करने के लिए? ऐसा है जी, उस समय आप जानते हैं मीडिया नाम की कोई चीज नहीं होती थी, ना टेलीविजन। अभी भारत में पहले शुरू ही हुआ 1959 में, तो मीडिया तो कुछ था नहीं। हाँ, अखबारों में मेरा नाम जरूर निकला था कि वेद प्रकाश वर्मा ने MA में अपने संपूर्ण विश्वविद्यालय में न केवल प्रथम श्रेणी बल्कि प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। बहुत बाद में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा नाम अखबारों में पढ़ा था, जिससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली थी कि यदि कोई व्यक्ति इतनी किसी तरह की सुविधा न होने पर भी इतनी स्थिति तक पहुंच सकता है, ऐसी स्थिति तक आ सकता है, तो हम क्यों नहीं आ सकते? तो ये प्रेरणादायक इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ मेरा नाम रहा लोगों के लिए। लेकिन हाँ, मुझसे कोई इंटरव्यू लेने नहीं आया। और आपको ये भी एक बात बता दूं, हमारे विश्वविद्यालय में मेडल विश्वविद्यालय नहीं देता था। मेडल सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जिनके नाम पर मेडल स्थापित किया गया था। तो इसलिए मुझे पूरे विश्वविद्यालय में लोगों के सामने मेडल कभी नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय ने नहीं दिया, वो कोई नहीं दे सकता। थोड़े से जिन लोगों ने अपने व्यक्तिगत मेडल स्थापित कर रखे थे, उन्हीं को वो लोग देते थे। जी, तो उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया, तो क्या वहाँ भी कुछ लोगों का नजरिया था कि बेशक आपने डॉक्टरेट हासिल किया है, आप बहुत उम्दा थे स्टडी में, लेकिन आनाकानी क्या वहाँ पर था कि ये कैसे पढ़ाएंगे आप, कैसे होगा? हाँ, हमारे कॉलेज में मेरे जहाँ तक रोजगार के लिए संघर्ष की बात है, तो वो तो मैंने बहुत अधिक किया। जब मैंने विश्वविद्यालय में अपनी सफलता प्राप्त की, मैंने लोगों को प्रार्थना पत्र भेजे उस विश्वविद्यालयों में कि मैं आपके यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। आप विश्वास करें कि किसी ने मुझे इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाया।
क्योंकि मेरे टेस्टिमोनियल्स में लिख दिया गया था कि दृष्टिहीन होते हुए भी इन्होंने प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो दृष्टिहीनता का शब्द सुनते ही, पढ़ते ही वो लोग बुलाते नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं अलग अलग जगहों पर गया, जैसे कानपुर क्राइस्टचर्च कॉलेज था, अलीगढ़ में मैं गया, और इसी तरह कई जगह मैं गया। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि आप मुझे 1 महीना तक कुछ न दीजिएगा, आप खाली मुझे पढ़ाने का अवसर दे दीजिएगा, आप बाद में पैसे दीजिएगा अगर मैं ठीक सफल हो जाऊं तो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल अवसर नहीं दिया। तो मेरा संघर्ष लगातार चलता रहा, और सचमुच ये तो मुझे इसीलिए PhD करने के लिए दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि यदि मुझे वहाँ कुछ अच्छी शिक्षा के लिए वो मिल जाती स्थिति, अच्छी पोजीशन मिल जाती, तो शायद मैं वहीं रहता। मैंने आगरा कॉलेज में पढ़ाया, 1 वर्ष पढ़ाया, लेकिन उस कॉलेज में भी मुझे नहीं लिया, मतलब परमानेंट पोस्ट पर मुझे नहीं लिया। शायद इसके पीछे दृष्टिहीनता रही हो और या ना रही हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। फिर मेरे सामने और कोई उपाय नहीं था। मैं फिर JRF लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ PhD करने आ गया। यहाँ पर ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मैं रिसर्च स्कॉलर था, और उन दिनों ये UGC का नियम था कि रिसर्च स्कॉलर को भी MA की क्लासेस दी जा सकती हैं। तो मैंने रिसर्च स्कॉलर रहते हुए भी MA की क्लासेस को पढ़ाना आरंभ कर दिया था। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 1966 में सबसे पहले विश्वविद्यालय में MA फाइनल की क्लासेस लेना आरंभ कर दिया था। यदि भी इसके लिए मुझे कुछ मिलता नहीं था, खाली वही रिसर्च फेलोशिप मिलती थी जो UGC देता था। तो सर, इस तरह से मैंने आरंभ किया। तो उस समय अगर मैं पूछूं दृष्टिहीनों के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे, और उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बात यह है कि उस समय दृष्टिहीनता के विषय में, जैसा कि आपने स्वयं परिचय में कहा, ना तो कोई जागरूकता थी, ना कोई संस्था थी, ना कोई आरक्षण, ना कोई सुविधा, कुछ नहीं था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं दृष्टिहीन पहला विद्यार्थी का छात्र था जो दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ आकर दाखिल हुआ PhD में। और सारी जो स्थिति बाद में बनी, मैंने पहला ही आरंभ किया अध्यापन कार्य 1967 में, 67 में, और यहाँ पर फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और इसी विश्वविद्यालय में रहा। और उसके बाद मैंने कभी किसी विश्वविद्यालय में रोजगार के लिए या नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र नहीं भेजा। चुनौतियां तो उस समय बहुत ज्यादा थी, इस समय तो कोई इतनी नहीं है। अब तो आरक्षण भी है, सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी सहारा देने के लिए हैं, लेकिन उस समय सचमुच कुछ भी नहीं था, कुछ भी। हम लोगों को तो ये भावना हमारी थी कि यदि कुछ करोगे तो कुछ बन पाओगे, नहीं तो तुम्हारी तो कोई स्थिति है नहीं समाज में। तो इसी भावना से मैंने काम किया। सर, अगर मैं आपसे जानूं कि सबसे ज्यादा सहयोग आपको किसका मिला, आप अपनी जो सफलता का अगर क्रेडिट किसी देना चाहें तो किसको देंगे उस समय? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बात यह है कि मेरी सफलता में किसी एक व्यक्ति का सहयोग नहीं कह सकता मैं। अध्यापकों से लेकर मेरे माता पिता, भाई, पत्नी और मेरे शिक्षक, सभी का सहयोग रहा। फिर भी यदि आप एक व्यक्ति का पूछें तो मैं अपनी पत्नी को ही सबसे अधिक श्रेय दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए करीब आप समझ लीजिए 32-33 वर्ष तक लगातार रीडिंग की, और वो तब तक पढ़ती रही जब तक मैं प्रोफेसर नहीं हो गया। और तब वो उनको इतनी खुशी हुई कि आप शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया, तो हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि उस समय मैट्रिमोनियल इश्यूज आपको कितने आए, और क्या आपकी
लव मैरिज थी या कैसे उस समय आपकी शादी हुई? उस समय तो जसीर का विवाह अपने आप में भी एक बहुत बड़ी मुश्किल बात मानी जाती थी, और मैंने कई मैट्रिमोनियल्स दिए थे उन दिनों जब मुझे नौकरी मिल गई थी, तो किसी का पत्र नहीं आया। सिर्फ 2 पत्र मिले थे, एक राजस्थान से 10वीं पास लड़की थी और एक ये मेरी पत्नी थी। ये MA B.Ed थी और इन्होंने रेवाड़ी में पढ़ाना आरंभ किया था। इनको 1 साल हुआ था। MA B.Ed की कक्षाओं को पढ़ाती थी, हॉस्टल में रहती थी। तो इन्होंने स्वयं मेरे लिए अप्लाई किया और ये इच्छा व्यक्त की कि वो मेरे साथ विवाह करना चाहेंगी। तो उसके बाद फिर हमारा विवाह हुआ। लोग कहते हैं कि क्या आपकी छात्रा थी या आपका कोई प्रेम विवाह हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। वो उनकी इच्छा थी, उन्हीं की इच्छा के कारण ही वो आई थी स्वयं। लेकिन मैं यहाँ आपको यही बता दूं कि वो राजपूत लड़की थी और धर्मशाला में उनका बहुत ही संपन्न परिवार, शिक्षित और संपन्न परिवार था। उनके पिताजी किसी समय पंजाब कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, मेरी पत्नी के पिताजी। तो ये स्थिति थी जब ये कोई बहुत पुरानी बात है 1952-53 की। तो उस समय वो सर, आपने कभी उनसे वार्तालाप की और क्या आपने ये सवाल अवश्य किया होगा कि आपने मुझे शादी के लिए क्यों चुना? तो थोड़ा सा बताएंगे क्या उनकी उस समय में धारणा थी इसको लेके? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैंने एक बार कई बार उनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों चुना। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में 2-3 चीजें थी, जो पूरी हो जाती तो मुझे कोई समस्या नहीं थी। एक, वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए लड़का। दूसरा, उसे नौकरी कराने की लालच नहीं होनी चाहिए, पत्नी से नौकरी कराने की लालच नहीं होनी चाहिए। बस अगर ये मेरी 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो मैं तैयार थी। लेकिन दृष्टिहीनता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। तो आपको ये दोनों मैं स्वयं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी नौकरी करे और फिर हम लोग रहते थे तो वो घर संभालना भी उसका काम था, नौकरी भी करती, वो मेरे लिए काम भी करती, तो क्या क्या करती। तो ये चीज उन्हें भी पसंद थी और मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद थी। तो उसके बाद उन्होंने कभी भी नौकरी नहीं की, गृहिणी रही और मेरे लिए पढ़ती रही, सहायता की उन्होंने। और इसीलिए मैंने 2005-2006 में उनके नाम पर पुरस्कार स्थापित किया था जी, कृष्णा मेमोरियल अवार्ड। जी, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो सर जी, ये तो इस आपकी जो ये वाले पॉइंट्स हैं, इससे भी काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और एक नया जज्बा जागेगा उन लोगों में। उस समय ऐसी धारणा वाले बहुत कम लोग थे और आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट। बातचीत का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक और लौट के आते हैं। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। यार, ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता।
हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in दैट इज goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। आगे हम बढ़ते हैं। और फिर आपको किस समय दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाले संगठनों का पता लगा और क्या आप किसी दृष्टिहीन के संपर्क में आए, और कैसे फिर आपका जो इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हुई? क्या आपने कभी सोचा था दृष्टिहीनों के लिए कुछ काम करना है? ऐसा है कि मेरा क्षेत्र कभी भी दृष्टिहीनों से संबंधित नहीं रहा। मैंने कुल मिलाकर 14 किताबें लिखी हैं। इनमें से 11 दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं। और दृष्टिहीनता से तो मेरा संपर्क श्री जवाहरलाल कौल के माध्यम से आरंभ हुआ था। उन्होंने तब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड स्थापित की थी और वो चाहते थे कि मैं उसकी अध्यक्षता करूं और उसके लिए कुछ काम करूं। तब मैंने उनकी बात मान ली थी। तब हम दोनों, पति और पत्नी दोनों, हम लोग वहां पर जाकर काम करते थे। मैं अध्यक्ष था। मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की बात कह रहा हूँ। मैं अध्यक्ष था और पत्नी ट्रेजरर थी। वो काम करती थी, पूरा पैसा कमाती थी। पैसा उन दिनों बहुत कम था और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन दिनों हम दोनों विश्वविद्यालय में 10-10 रुपए इकट्ठा करके किसी तरह 1000 रुपए जुटाने में समर्थ हुए। हालांकि उन दिनों 1000 रुपए कम नहीं होते थे। तो इस तरह हमने वो स्थापित की फेडरेशन, जिसके आजकल सरकार धरता श्री संतोष कुमार रूंगटानी है। तो वो मेरे छात्र की तरह है। मेरे लिए कोई वो नहीं है, वो मेरे छात्र की तरह ही है। मैं उनको छात्र के रूप में ही देखता हूँ। जी, तो सर नेशनल फेडरेशन में आप कौल सर के संपर्क में हैं, तो आपने अपनी किताबों का भी जिक्र किया। तो यहाँ लिसनर्स के साथ हम आपकी किताबों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपने लुई ब्रेल पर 2 किताबें लिखी, आपने अपनी बायोग्राफी भी लिखी है, तो आपने ये दर्शन शास्त्र की किताबें भी लिखी हैं। तो लिसनर्स इन किताबों को कैसे पढ़ सकते हैं और इन किताबों कब आपके जहन में आया कि अब आपको किताबें भी लिखनी है, और किन मेन सब्जेक्ट्स पर आपने लिखा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। बात यह थी कि जब मैं बीए में दर्शन शास्त्र मैंने पढ़ना आरंभ किया तो मैंने हिंदी में पढ़ना आरंभ किया। तो आप विश्वास रखें कि मुझे दर्शन शास्त्र हिंदी में कतई समझ नहीं आया। तो मैं अपने अध्यक्ष, हमारे गुरुजी थे, उनके पास गया और उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं दर्शन शास्त्र विषय छोड़ रहा हूँ। तो कहने लगे क्या बात है, क्या हुआ? मैंने कहा जी मेरी ये स्थिति है, मैंने हिंदी में ये पुस्तक पढ़ी थी, कोई थे महोदय जदुनाथ सिन्हा करके। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम हिंदी छोड़ दो, तुम सिर्फ अंग्रेजी से पढ़ो, तुम्हारी समझ में आएगा। मैंने वही किया और मेरी समझ में वास्तव में बिल्कुल सही आया। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अगर हिंदी में हमारे विद्यार्थी विषय को नहीं समझेंगे तो कैसे क्या होगा। शायद उसी समय मैंने एक मिशन बनाया और मेरी आत्मकथा में एक अध्याय है बड़ा मिशन। तो उस मिशन के रूप में मैंने दर्शन शास्त्र पर, उन विषयों पर सरल भाषा में किताबें लिखना आरंभ किया जिन पर एक लेख तक नहीं मिलता था उस समय। तो पिछले आप समझ लीजिए 30 साल में मैंने 11-12 किताबें दर्शन शास्त्र को दी। बाद में मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखें। तो 2008 में ये अलाइड पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित हुई थी। इसका नाम है एक यात्रा स्मृतियों की।
ये शीर्षक भी आपको कुछ थोड़ा अजीब लगेगा। वास्तव में मेरे पास प्रमाण के रूप में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। मैंने जो कुछ लिखा वो पूरी तरह से स्मृति पर आधारित है। तो ये आत्मकथा छपी और इसका अब दूसरा भाग भी ब्रेल संस्करण उपलब्ध है AICB के पास। तो इस तरह मैंने, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने 2 किताबें लुई ब्रेल पर लिखी। बात ये थी कि इन दिनों मैं PhD का थीसिस पूरा कर चुका था और मेरे पास समय था, नौकरी मिली नहीं थी, तो कुछ किताबें 1-2 किताबें आई थी, तो मैंने अपनी समय काटने के लिए लुई ब्रेल व्यक्तित्व और कृतित्व लिखी थी। बाद में लोगों को बहुत पसंद आई और उसके बाद कौल साहब ने कहा कि ब्रेल की 2000 की जयंती है, इस पर कुछ किताब चाहिए। तो फिर मैंने लुई ब्रेल का जीवन और क्रांतिकारी आविष्कार ये पुस्तक लिखी, जो अब बहुत अच्छी पुस्तकों में से मानी जाती है। ये 2009 में छपी थी, जब लुई ब्रेल की 200वीं जयंती मनाई जा रही थी। जी, तो लिसनर्स इसे कैसे पढ़ सकते हैं? ये तो उपलब्ध है, प्रिंट में भी उपलब्ध है और ब्रेल में भी उपलब्ध है। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से आपको दोनों एडिशन मिल जाएंगे और दोनों पुस्तकें लुई ब्रेल पर वो लोग देते हैं, ब्रेल में भी और प्रिंट में। लिसनर्स को ये भी बता दूं कि लुई ब्रेल पर इनकी एक किताब पर जो AICB ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो हम अपने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं और वो भी लिसनर्स ने काफी सराही थी, जो लुई ब्रेल पर मूवी बनाई गई थी। जी जी सर, अब हमें ये बताएं कि एक आपकी किताब के बारे में कुछ मेरी बात हुई स्कॉलर से। आपकी किताब है निर ईश्वरवाद के ऊपर, फिलोसफी की। हाँ, तो उस किताब के बारे में हम थोड़ा सा बताएं। उसमें क्या आस्तिक और नास्तिक की चर्चा की जा, किस तरह से? थोड़ा सा लिसनर से मुझे कहा था कि ये सवाल जरूर पूछना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। बात ये है कि एक उन दिनों योजना चली थी, शायद आप परिचित होंगे, UGC ने योजना चलाई थी रिसर्च साइंटिस्ट की। तो उसमें तीन कैटेगरीज होती थी, A, B, C। तो C जो कैटेगरी C वर्ग था वो प्रोफेसर के बराबर का था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा था, तो वो एक पूरी परियोजना प्रोजेक्ट मांगते थे और मैंने उनको पूरी प्रोजेक्ट दी और वो थी निरीश्वरवाद पर। ये बिल्कुल नया विषय था, उन लोगों को बहुत पसंद आई। उन्होंने न सिर्फ मुझे रिसर्च साइंटिस्ट चुना, बल्कि इस प्रोजेक्ट के लिए 25,000 रुपए प्रति वर्ष अलग से देने का भी निश्चय किया। तो फिर मैंने वो किताब लिखी, उसका नाम है भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन में निरीश्वरवाद। ये एक तुलनात्मक अध्ययन है, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में निरीश्वरवाद का तुलनात्मक अध्ययन है। बहुत बड़ी किताब है, करीब समझ लीजिए 750 पृष्ठ की किताब है ये। अलाइट पब्लिशर द्वारा ये प्रकाशित हुई है। और आपको एक मिनट बात बता दूं, जी। इस पर मुझे दर्शन शास्त्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ये बिरला फाउंडेशन का, वो प्राप्त हुआ था। उन दिनों 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे और ये दर्शन शास्त्र, संस्कृति और कला, इन तीनों में 10 वर्ष में प्रकाशित जो पुस्तक सबसे अच्छी मानी जाती थी इन तीनों विषयों में, कला, संस्कृति और दर्शन का, इस पर वो देते थे और उन्होंने मुझे 1.5 लाख का ये पुरस्कार प्रदान किया निरीश्वरवाद पर। तो ये मैं समझता हूँ मेरी सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक है ये। जी बिल्कुल, वही मैं आगे पूछने वाला था, आपने जिक्र कर दिया। सर, आपकी लाइफ का हर इंसिडेंट इतना मोटिवेटेड है कि हमसे आपसे बात करने का दिल करता है कि इस इंटरव्यू को जितना लंबा करें हम कर सके लिसनर्स के लिए। बहुत धन्यवाद। ये तो आप की सज्जनता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं। सर, जब आपने NFB स्टार्ट की, 2 सवाल है मेरे। एक, क्या जो अभी तक डिसेबल कम्युनिटी के चैंपियन माने जाते हैं
श्री लाल अडवाणी जी माने जाते हैं। क्या उनके साथ आपका कोई मेमोरेबल इंसिडेंट है? और एनएफबी में आपने सबसे पहले कौन से प्रोजेक्ट चलाए जो आपको लगा उस समय में बहुत जरूरी है? उन दिनों मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। उन दिनों हमने सबसे बड़ा काम जो शुरू किया था वो था ब्रेल प्रेस का। और क्योंकि ब्रेल में बिल्कुल पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, तो बहादुरगढ़ में हम लोगों ने ब्रेल प्रेस स्थापित करने का प्रयास आरंभ किया था। आज भी वो वहां पर उपलब्ध है, ब्रेल प्रेस है वहां पर। और इसके लिए मैं बेंगलोर भी गया था विशेष लेक्चर के लिए, जिससे कि कुछ पैसा इकट्ठा कर पाए। तो वहां पर सारे क्लब इकट्ठे हुए थे और मेरा लेक्चर उन लोगों ने कराया था बेंगलोर में। तो इस तरह से कुछ पैसा करके हमने इकट्ठा करके ये प्रेस स्थापित की थी। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? लाल अडवाणी जी के बारे में। हाँ, लाल अडवाणी साहब के संपर्क में मैं बहुत बचपन से रहा। वो कराची में अध्यापन कार्य करते थे। वो इस तरह से मेरे बचपन में मेरे टीचर थे और उसके बाद तो उनसे लगातार संपर्क रहा। उन जैसा व्यक्ति दृष्टिहीन के क्षेत्र में, या मैं कहूँगा कि विकलांगों के क्षेत्र में मिलना बहुत कठिन है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ शेयर नहीं चाहा। और आपको ये जानकर दुख होगा कि मान्यता, रिकॉग्निशन नहीं दी गई, और ये हमारा दुर्भाग्य है। जी सर, तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आपने, जैसे आप एक राइटर रहे हैं, एक सफल राइटर हैं, तो क्योंकि ये आप लोगों का दायित्व भी है अगर मैं कहूँ जो नई जनरेशन के लिए, तो क्या कभी ये प्लान नहीं आया कि मैं दृष्टिहीनों की हिस्ट्री के बारे में एक किताब लिखी जाए, उनके जो उन्होंने स्ट्रगल किया उस समय, जो चुनौतियां थी, एक हिस्ट्री निकाली जाए? और दूसरा, क्या लाल अडवाणी जी की जीवन एक उनकी बायोग्राफी लिखी गई है डॉक्टर जगदीश जी द्वारा, तो क्या आपने भी कभी सोचा था इसके बारे में आपको लिखना है? नहीं, मेरा असल में उनके साथ कोई ऐसा संपर्क नहीं रहा जो कि मैं उनके जीवन के विषय में लिख पाता। जैसे मैं उनके बचपन के बारे में या उनके पारिवारिक जीवन के विषय में बहुत कम जानकारी रखता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन ये है कि कुछ लोग प्रेरणादायक हमेशा से रहे। यहाँ इस प्रसंगवश आपको यही बताता चलूं कि जब मैंने 1954 में 10वीं पास की थी, तब बंगाल के एक दृष्टिहीन व्यक्ति साधन चंद्र गुप्त, वो एमपी बने थे। वो पार्लियामेंट मेंबर बने थे, पूरी तरह दृष्टिहीन थे। वो मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे। इसी तरह अडवाणी साहब भी मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे और वो हमेशा मुझे प्रेरित किया करते थे इस तरह से कि मैं कुछ करने के लिए प्रयास करूं। तो ये दोनों व्यक्ति, साधन चंद्र गुप्त और लाल अडवाणी, मैं कहूंगा कि मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। जी, और मेरा दूसरा सवाल था दृष्टिहीनता के इतिहास के बारे में लिखने के बारे में। दृष्टिहीनता के प्रयास के बारे में अब तो बहुत लोग कर रहे हैं। देखिए कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो लिख रहे हैं। और एक पुस्तक आई थी देहरादून में, एक व्यक्ति हैं RS चौहान करके, उन्होंने दृष्टिहीनों के विषय में कुछ जीवनियां लिखी हैं। काफी अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं वो भी, तो लोग कर रहे हैं। बाकी मैंने इस संबंध में कुछ विशेष नहीं किया है। सर ये बताएं कि जैसे हम आपने ये जीवनियों की बात की और हम आगे आपकी लाइफ के बारे में जान रहे हैं, जो आपको एक जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आपको हिंदी साहित्य अकेडमी द्वारा अवार्ड मिला, थोड़े से अपने अवार्ड्स के बारे में बताएं लिसनर्स को। हाँ, ऐसा है कि मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। 2 बार तो मुझे राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है, वो दृष्टिहीनता के विषय में, एक 2013 में और उससे पहले 1980 में।
फिर एक उपराष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला है, वो AICB ने स्थापित किया था और वो दिया। लेकिन मेरे जो सबसे जो खुशी देने वाले पुरस्कार हैं वो सब एकेडमिक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान एक संस्थान है, आप जानते होंगे। इसने मुझे 4 किताबों पर पुरस्कार दिए हैं और बहुत अच्छे स्तरीय पुरस्कार दिए हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। इसी तरह से दालमिया समिति थी एक उन दिनों, उन्होंने मेरी एक किताब है महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन करके, उन्होंने पुरस्कार दिया था। उन्होंने बहुत पुरानी बात है। बिरला का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बिरला फाउंडेशन ने ये मेरी शुरुआत पर पुरस्कार दिया था। तो वास्तव में जो मुझे खुशी हुई वो एकेडमिक अवार्ड से हुई, जो मेरी योग्यता पर दिए गए थे, दृष्टिहीनता के कारण नहीं, केवल योग्यता के कारण दिए गए थे। तो उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। डॉक्टर साहब, एक पहलू को हमने शुरू में बात की थी, फिर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, उस पर दोबारा आपको लेकर आता हूँ। आपको थोड़ी सी आपकी यादें हम आपके साथ बांट रहे हैं और आप अपनी बातें बता रहे हैं। डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट बनना, तो वहां भी आपको स्ट्रगल, जो आप अध्यक्ष बने अपने डिपार्टमेंट के, तो उसके बारे में बताएं। वहां आपके स्ट्रगल, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था वहां पे? वहाँ बहुत स्ट्रगल रहा। वहाँ पर तो हर डिपार्टमेंट की तरह हमारे डिपार्टमेंट में भी 2 गुट थे और रहे हैं हमेशा, और मैं सत्ता के पास कभी नहीं रहा, सत्ता से दूर रहा। तो जब मेरा टर्न आया तो मैंने वाइस चांसलर साहब से कहा कि देखिए, मैं रिसर्च साइंटिस्ट हो गया हूँ और वो भी सर्वोच्च वर्ग का, तो मैं विभागाध्यक्ष नहीं बनना चाहता, आप किसी और को दे दीजिए। उन दिनों थे मुनीश रजा हमारे वाइस चांसलर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अध्यक्ष तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगा और मैं ये परंपरा स्थापित करूंगा कि दृष्टिहीन व्यक्ति भी अध्यक्ष के रूप में, विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। तो वो अड़ गए, कहने लगे नहीं। उन्होंने मुझे स्पेशल असिस्टेंट दिया, सीनियर असिस्टेंट, जो आज भी हमारे विभाग में मौजूद है वो पद। इसी तरह उन्होंने ये प्रयास किया कि मैं अच्छी तरह काम कर पाऊं। मेरे विरुद्ध UGC में बहुत सारी चिट्ठियां गई थी। बाद में मुझे पता चला कि ये ब्लाइंड है, ये कुछ नहीं कर पाएगा और आप दिल्ली विश्वविद्यालय को मना करें कि इसे हटाया जाए। लेकिन क्योंकि VC मुझे चाहते थे तो UGC ने कुछ नहीं किया। हाँ, जब मैंने रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में अच्छी तरह से काम करना आरंभ कर दिया तो मैंने स्वयं ही छोड़ दिया। बाकी विभाग में तो कुछ लोगों के साथ संघर्ष होता ही रहा। उसका मैंने काफी डिटेल में दिया हुआ है अपनी आत्मकथा में, विभागीय अनुभव करके एक अध्याय है विभागीय अनुभव। तो वहां पर काफी विस्तार से मैंने लिखा है कि मुझे किस किस तरह के अनुभव वहां प्राप्त हुए विभाग में। जी, तो सर, जो आपके साथ मेन स्ट्रीम के लोग थे उस समय आपके, चाहे वो फ्रेंड्स हों, स्कूल मेट हों या कॉलेज मेट हों, तो उनका आपके प्रति रवैया कैसा था? वो बहुत अच्छे थे। वो मेरे जीवन में कभी भी किसी ने किसी तरह का कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया और हमेशा मेरी सहायता की। मेरे विद्यार्थियों ने भी और मेरे साथ काम करने वाले शिक्षकों ने भी, अधिकतर शिक्षकों ने मेरी सहायता की। झगड़े से तब हुए जब मैं अध्यक्ष बना या जब मैंने अध्यक्ष के रूप में नौकरी देना शुरू किया लोगों को। और मुझे ये जानकर तब कभी भी बड़ा आश्चर्य होता था कि एक समय वो था जब लोग मुझे नौकरी नहीं देते थे और आज मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 लोगों को नौकरी दी है अपने विभागाध्यक्ष रहते हुए। और ये दृष्टिहीन लोग नहीं थे, ये सब दृष्टिवान व्यक्ति थे। और मेरे छात्र छात्राओं में से कुछ लोग थे, कुछ बाहर के लोग भी थे। तो इस तरह से ये सारा विभाग का पूरा मेरा जीवन रहा। सर, ये बताएं कि आज के समय में अगर आपसे हम जानना चाहें कि
उस समय लोगों के एटीट्यूड और आज के समय के एटीट्यूड में क्या आपको लगता है कि कुछ बदला है, या आज दृष्टिहीनों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखते हैं आप? किस चीज में बदलाव पूछ रहे हैं आप? लोगों के नजरिए में। हाँ, परिवर्तन तो हुआ है। दृष्टिहीन व्यक्ति अब बहुत अच्छी स्थितियों में है। बैंक मैनेजर हैं, बड़े वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो सब लोग हैं। परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन मैं फिर भी ये जरूर कहूंगा कि समाज की अवधारणाएं आज भी हमारे लिए कोई बहुत नहीं बदली है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि जब भी मैं कभी किसी डॉक्टर या किसी व्यक्ति के पास जाता हूँ, तो वो मुझसे बात करने के बजाय मेरे सहायक से बात करना आरंभ करता है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग ये कैसे मान लेते हैं कि यदि ये देख नहीं सकता तो ये सुन भी नहीं सकता। तो बड़ी दिक्कत ये है कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, उन्हें समय लगता है। तो एटीट्यूड में कोई बड़ा भारी परिवर्तन हो गया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। और चुनौतियां के आज आपको क्या लगती है, दृष्टिहीनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं आप? देखिए जी, मैं तो ये मानता हूं कि यह ज्ञान का युग है, एज ऑफ नॉलेज। यदि दृष्टिहीन व्यक्ति वास्तव में कह रहा हूं, वास्तव में अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो उसका भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नहीं लगता। नकल से या राइटर की सहायता से या किसी तरह से शिक्षा प्राप्त करके डिग्री ले लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंततः आपकी जो ग्रहण की हुई शिक्षा है वही काम आती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे कुछ दृष्टिहीन छात्र भी वही गलतियां कर रहे हैं जो अधिकतर दृष्टिमान छात्र भी करते हैं, कि किसी तरह से डिग्री प्राप्त कर ली जाए। डिग्री होनी चाहिए, डिग्री का काम आपको है, मैं नहीं कहता नहीं है, लेकिन अंततः तो आपका ज्ञान ही आपके काम आता है। तो यदि उसे इस बात को इस बात पर ध्यान न दिया गया तो हमारे दृष्टिहीन छात्रों का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नहीं दिखता। सर, अब हमें ये बताएं, जो आपने अपनी वाइफ के नाम पर कृष्णा मेमोरियल अवार्ड शुरू किया और इस बार आपने अपने पेरेंट्स के नाम पे भी शुरू किया है, तो उसके पीछे आपके कैसे आपने शुरू किया, कैसे ये इंस्पिरेशन आपको आई, और इसके बारे में हम एक्सप्लेन करें। देखिए, पत्नी के नाम पर तो बहुत पुराना मतलब हो गया, तो वो 2006 या 2007 से दिया जा रहा है लगातार। और वो जो मुझे 1.5 लाख रुपए की राशि मिली थी बिरला फाउंडेशन से, उसमें कुछ पैसे डालकर या बाद में और पैसे इकट्ठे करके मैंने उनके नाम से कृष्णा कुमारी वर्मा स्मृति पुरस्कार स्थापित किया था। और जहां तक माता पिता का प्रश्न है, बात ये थी कि हमारी संस्था एक विशेष ग्रह बनाना चाहती थी वृद्ध दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए। वो लोग बनाना चाहते थे और मैं चाहता था कि मैं 3-4 कमरे उसमें बनवा कर दूंगा अपने माता पिता के नाम से। दुर्भाग्य से वो योजना नहीं चली। अब जब वो योजना नहीं चली तो फिर मैंने वो राशि जो मैंने इसके लिए रखी थी, वो राशि काफी थी, 12 लाख रुपए थी, वो मैंने AICB को दी और अपने माता पिता के नाम पर 2 पुरस्कार स्थापित किए। एक एमफिल में टॉप करने के दृष्टिहीन विद्यार्थी के लिए और एक IAS में, यानी सिविल सर्विसेज में जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति आएगा, चाहे उसका रैंक कुछ भी हो, उसको दिया जाएगा। वो अगले साल से दिया जाएगा। वो राशि 51,000 रुपए की है, वो 2017 से दिया जाएगा। वो नहीं सर, मैं ये जानना चाहता था कि ये इंस्पिरेशन कैसे आई आपके जहन में कि आपको ये करना है? बात यह है कि मैं ये चाहता था कि किसी तरह से मैं उन लोगों के नाम बनाए रखूं जिन्होंने मेरे जीवन में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। उनमें से यही 3 लोग थे।
माता, पिता, पत्नी। इसीलिए मैंने इन तीनों के नाम पर पुरस्कार दिए। क्योंकि बात यह है कि मेरा कोई बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र तो है नहीं, और संस्थाओं में जाकर मैं इस बारे में कोई ज्यादा बात कर नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे देना ही है, तो मैं उनकी स्मृति में कुछ पुरस्कार देके उनके नाम को बनाए रखूं। यही प्रेरणा थी इन पुरस्कारों के मूल में। सर, आपकी जीवन का सबसे भावुक पल, सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सी थी, अगर एक हम जानना चाहें? वो तो जी था मेरी पत्नी के देहांत पर। बस आप ये समझ लीजिए कि इतना बुरा समय मैंने कभी नहीं देखा। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि हॉस्पिटल में कोई सॉरी कहने तक नहीं आया कोई डॉक्टर। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया था, लेकिन उनके लिए एक आंकड़ा था, डेथ का एक आंकड़ा जो बढ़ गया था, और कुछ नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि मैं उस समय, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, एक तरह से डर हो गया था। बस मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो बाद में बहुत ज्यादा उनके लिए मैं बहुत परेशान रहा। बाद में यहाँ तक मैंने ये निश्चय किया कि उनकी चर्चा करने से मुझे बहुत ज्यादा एक तरह का इमोशनल, एक भावनात्मक आघात पहुंचता है। तो बाद में फिर मैंने लोगों से उनकी चर्चा करना आरंभ, वो बंद कर दिया। ये मेरे जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और एक तरह से कहूँगा आघातपूर्ण क्षण रहा। तो इसके विपरीत अगर हम आपसे जानना चाहें कि सबसे खुशी वाला आपका कौन सा पल था लाइफ में, और सबसे बड़ी खुशी आपको कब हुई? वो भी था, वो तब था जब मुझे सबसे पहले उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो मेरी पत्नी मेरे साथ थी। ये बात 1980 की है, और उन दिनों का वो 3,000 रुपए का पुरस्कार उन्होंने दिया था। और आप ये देखिए कि उन दिनों 3,000 रुपए भी काफी होते थे, और हम दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई थी। उन दिनों उन्होंने वहाँ ठहराया भी था, पूरा खर्चा भी दिया था, और पुरस्कार भी दिया था। पत्नी भी साथ थी, और बहुत ही प्रसन्नता का वो एक तरह का क्षण था मेरे लिए। जी, तो आजकल डॉक्टर साहब हमारे से मोहाली से जुड़े हुए हैं, फिर आप सर मोहाली में अब रह रहे हैं। आपने लिसनर्स के साथ तमाम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, काफ़ी मोटिवेशन, इससे ज़्यादा मोटिवेशन आई थिंक किसी भी इंटरव्यू से हमें नहीं मिली है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जाते जाते आप लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला, आपके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सर लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे जाते जाते? हाँ, मैं यही मैं कहना चाहूंगा कि दृष्टिहीन व्यक्ति को ये मानकर चलना चाहिए कि उसे किसी भी तरह से अपना साहस नहीं छोड़ना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, और पूरी ईमानदारी सच्चाई से परिश्रम करना है। और यही एकमात्र मार्ग है जिससे सफलता पाई जा सकती है। मैं ये मानता हूँ कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई छोटा रास्ता नहीं होता। परिश्रम भी एकमात्र। मेरे आत्मकथा का एक मैसेज मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मैंने लिखा है, श्रेष्ठ चरित्र, कठोर परिश्रम तथा अच्छे भाग्य से ही सफलताएं मिलती हैं। तो श्रेष्ठ चरित्र सबसे बड़ी बात है, और कठोर परिश्रम, ये दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं। और मैं समझता हूँ हर दृष्टिहीन व्यक्ति को ये दोनों याद रखनी चाहिए यदि वो सफल होना चाहता है। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार जी। जी हाँ दोस्तों, हमने सुना डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा जी के, जिनकी जीवन यात्रा से
हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही कठिन समय में इन्होंने सक्सेस को हासिल करते हुए ये सक्सेसफुल बने। इनकी लाइफ के हर क्षण से हमें प्रेरणा मिलती है, और जब उस समय में सब हो सकता था तो इस समय में क्यों नहीं। यह सवाल आप लोगों को लेके आगे बढ़ना है और अपनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करें, उसके बाद अपनी कम्युनिटी के लिए सोचें, और मंजिल हम तमाम लोगों के हाथ में होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है और उन्हें एक मुलाकात में लाकर आप लोगों से मुखातिब करवाया जाए, तो हमें लिखना मत भूलिएगा। हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com, या फिर कॉल कर सकते हैं 9463668196 पर, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें www.radioudan.com। फेसबुक का पेज लाइक करें facebook.com/radioudan, ट्विटर @radioudan पर आप हमें कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं, और इस शो को आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, बने रेडियो उड़ान पर। अगले सप्ताह किसी और पर्सनैलिटी के साथ हम आएंगे और आपको मुखातिब करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगला प्रोग्राम सुनते रहिए।